अध्ययन कर रहे थे कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है, यानी हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के कितने प्रकार। तो हमने कल जितने भी अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़े, उनसे निकलकर यही आता है कि एक पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो छोटा भी हो सकता है, वह बड़ा भी हो सकता है। वो स्थल भाग में भी हो सकता है, वह जल भाग में भी हो सकता है, वो वायुमंडल में भी हो सकता है। वह एक पेड़ के पत्तियों का अलग पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, पत्ती पर रहने वाले अलग प्रकार के जीव, तने में रहने वाले अलग जीव और जड़ में रहने वाले अलग जीव। वह समुद्र और स्थल भाग के बीच वाले क्षेत्र में भी हो सकता है। यानी जो इकोसिस्टम है वो कहीं पर भी हो सकता है। इसी के थोड़े से और प्रकार रह गए, उनको हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि क्षेत्रीय मापक के आधार पर हम जब पारिस्थितिकी तंत्र का विभाजन करें तो हम कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र महाद्वीपीय भी हो सकता है और महासागरीय भी हो सकता है। ठीक है, अगर महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो एक, या फिर हम जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो एक महाद्वीप का पारिस्थितिकी तंत्र अलग देखने को मिलेगा, पर्वत पठार मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र अलग देखने को मिलेगा, एक नदी का, एक झील का, एक तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र अलग देखने को मिलेगा, एक फसल क्षेत्र जहां पर आपने फसल उगा रखी है उसका पारिस्थितिकी तंत्र अलग, गौशाला का अलग, एक जंगल का अलग। ठीक है, एक पेड़ की जड़ का अलग, ऊपरी वितान जो कैनोपी होती है, कैनोपी का अर्थ होता है पेड़ के ऊपर का जो क्षेत्र, पेड़ के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको कैनोपी कहा जाता है। उसका पारिस्थितिकी तंत्र अलग, जो तना है उसका पारिस्थितिकी तंत्र अलग, जो जड़ें हैं उनका पारिस्थितिकी तंत्र अलग। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर उपयोग के आधार पर हम वर्गीकरण करें तो पारिस्थितिक तंत्र ऐसे क्षेत्र में भी विकसित हो सकता है जो जहाँ पर खेती-बाड़ी की जाती है, और पारिस्थितिक तंत्र ऐसे क्षेत्रों में भी स्थापित हो सकता है जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति खड़ी है, यानी वहां पर जंगल है। तो गेहूं क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र अलग हो जाएगा, चावल का पारिस्थितिक तंत्र। अब गेहूं का पारिस्थितिक तंत्र अलग किस प्रकार का, क्योंकि आपने जब गेहूं बोया है तो गेहूं के साथ रहने वाले जीव अलग प्रकार के, जब 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 तक गेहूं की फसल रहेगी तब तक वो गेहूं का पारिस्थितिक तंत्र रहेगा। यानी जब आपने अक्टूबर नवंबर में फसल बोई है और अप्रैल मई तक आपने फसल को संजो के रखा है, आपने काट दिया, तो जैसे ही फसल कटेगी गेहूं का पारिस्थितिक तंत्र समाप्त। तो उस रीजन तक उसका पारिस्थितिक, चावल का पारिस्थितिक तंत्र इसी प्रकार से रहेगा, गन्ने का भी पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, जहां पर आपने चारा उगाया है वहां का भी पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। बंजर भूमि का, वेस्टलैंड का एक इकोसिस्टम अलग होगा, दलदल का इकोसिस्टम अलग प्रकार। तो इकोसिस्टम को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ऊर्जा के आधार पर ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो केवल सूरज की ऊर्जा से चलता है, यानी वहां पर जो रहने वाले जो जीव है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं। अब पौधे अब प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाएंगे तो उस पौधों का विकास होगा, उन पौधों पर निर्भर रहने वाले जो जीव होंगे उनका विकास होगा, जो मांसाहारी है उनका भी विकास होगा, जो अपघटक या जो डिकम्पोजर्स हैं उनका विकास होगा। तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा वाला जो सिस्टम है उसका एक पारिस्थितिकी तंत्र अलग चलता है, और जो प्रकृति पूर्ण ऊर्जा तंत्र है वो उसका अलग, जहाँ पर सौर ऊर्जा का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सौर ऊर्जा कम पड़ रही है ज्यादा ज्यादा पड़ रही है। जैसे हवा चल रही है, ज्वार जो टाइड्स आ रहे हैं वहां का एक इकोसिस्टम अलग प्रकार का होगा, भूजैव रासायनिक चक्र है उनका एक इकोसिस्टम अलग है। तो इकोसिस्टम को हम इस प्रकार से अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है अलग अलग प्रकार का, जैसे कि ये ईंधन चालित पारिस्थितिकी तंत्र है, इको पावर्ड या फ्यूल पावर्ड इकोसिस्टम। फ्यूल कहाँ से आ रहा है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, मानव जनित है। ठीक है, तो ये भी आपका एक सिस्टम है। तो सौर ऊर्जा का जीवाश्म ईंधन यानी खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला की ऊर्जा से हम उसको चला रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो इकोसिस्टम होता है वो बंद कमरों में चलता है, सौर ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो तेल, प्राकृतिक गैस या कोयले से इसको एनर्जी प्राप्त होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो शहर है या कस्बे हैं या गांव है, उनमें सभी में इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट चलता है। तो इकोसिस्टम को हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से उसके प्रकार बता सकते हैं। मेन जो पॉइंट आता है अब नेक्स्ट,
वो इकोसिस्टम हमने जाना, अभी तक का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर हमने जाना, पहली चीज तो हमने पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम कहते हैं किसे है, ठीक है। दूसरी बात, इकोसिस्टम कितने प्रकार का, तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो हम इसको एक साधारण तरीके में हम कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम का अर्थ क्या हुआ, कि इकोसिस्टम के अंतर्गत जो जैव मंडल है, जो बायोस्फीयर है, उसमें मनुष्य जो होता है विभिन्न प्रकार की गैसों को ग्रहण करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक चित्र के माध्यम से पूरे के पूरे इकोसिस्टम को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इकोसिस्टम क्या है। तो हम कहें कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य है, अब सूर्य से हमें सूर्य का प्रकाश मिला, ठीक है। इस सूर्य के प्रकाश से जो पौधे हैं, जो प्लांट्स है, वो क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। जैसे कि मैंने कह देता हूं कि ये कोई पौधा है और ये डेवलप हो रहा है सूर्य के प्रकाश में। कैसे डेवलप हो रहा है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उससे ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाएगा, ठीक है। हरे पौधे, अब हरे पौधे भोजन बनाएंगे, ठीक है। इस भोजन को कौन खाएंगे, जितने भी जो शाकाहारी है, यानी जो हर्बीवोरियस जो है, जिसे शाकाहारी कहा जाता है, हर्बीवोरियस, ठीक है, जो शाकाहारी है वो उसको भोजन बनाएंगे। इसी पौधे को शाकाहारियों का एक रूप जो है वो है मनुष्य, मनुष्य इसको भोजन बनाएगा, ठीक है। जो शाकाहारी होंगे उन शाकाहारियों का सेवन कौन करेगा, जो मांसाहारी होंगे, यानी जो कार्निवोरस हैं, यानी जो मांस का सेवन करते हैं, वो इन शाकाहारियों को अपना भोजन बनाएंगे। अब मनुष्य जो है, मनुष्य खुद भी कह सकते हैं कि मांसाहारी होता है, यहाँ से कनेक्ट, ठीक है। इस मांसाहारी को खाने वाला कौन आएगा, सर्वाहारी, जो सब चीजों को खा सकता है, जिसे ओमनिवोरियस कहते हैं, सर्वाहारी, जो क्या खाता है, मांस भी खाता है और साग सब्जियों को भी खाता है, उसको हम ऑर्नोवोरियस कहते हैं, ओमनिवोरियस, ठीक है। सर्वाहारी, फिर ये क्या हो जाएगा, जीव मर जाएगा। अब जब जीव मर जाएगा तो इन सबको खाने वाले जो होते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर, यानी पौधा खराब हो गया, शाकाहारी मर गया, मांसाहारी मर गया, सर्वाहारी मर गया, या कोई मृतोपजीवी जो होते हैं, जो मृत शरीरों पर निर्भर रहते हैं, उन सभी को जो खाने वाला होता है उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर, अपघटक, डिकम्पोजर, या इसे कहते हैं अपघटक। माउस से सही तरीके से नहीं लिखा जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ लिख दूं, अपघटक, ये सभी को खाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में मनुष्य, शाक, मांसाहारी, इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक पौधा होगा, जैसे कि पालक होगा, ठीक है। पालक को किसने खाया, रैबिट ने खाया, रैबिट को किसने खाया, किसी बिल्ली ने खाया, या फिर कह सकते हैं कि दूसरा कोई भी मांसाहारी जीव है उसको खाया। अब इस साग को कौन खा सकता है, मनुष्य भी खा सकता है, शाकाहारी को भी खा सकता है मनुष्य, और इस डायरेक्ट इन पौधों को भी खा सकता है। जो बिल्ली होगी जो कह सकते हैं कि रोटी को भी खा सकती है और मांस को भी खा सकती है। जब ये मरेंगे, जो मृतोपजीवी, मरे हुए जानवरों पर निर्भर रहने वाले जो जीव होते हैं, जिसे मृतोपजीवी कहा जाता है, ये जो मृत पशुओं को खाते हैं, ठीक है। तो वो इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ से लास्ट इन सब को खाने वाले क्या होंगे, अपघटक, डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर क्या होंगे कि इनमें जितने भी जो खनिज पदार्थ थे, जल थे या खनिज पदार्थ थे, उनको वापस अलग कर दिया, अलग करके उसको किसमें मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, और मिट्टी में मिलाने के बाद वापस वो किसमें पहुंच जाते हैं, पौधों में पहुंच जाते हैं। यानी जो प्रोड्यूसर्स है, हरे पौधे को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, जो शाकाहारी होते हैं उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो सूर्य की ऊर्जा है, वो सूर्य की ऊर्जा अलग अलग माध्यम से होती हुई किस प्रकार से वापस वहीं पर पहुंच जाती है। तो सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त किया और मिट्टी से उन्होंने, पौधों ने भोजन बनाया। ये पौधे शाकाहारियों द्वारा प्रयोग किए गए, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी, सर्वाहारी से मृतोपजीवी, और ये जब सब मर जाते हैं तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं
वो अपघटक डीकम्पोजर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और डीकम्पोजर इसको वापस किसमें मिला देते हैं, मिट्टी में मिला जाता है या वायुमंडल में मिला जाता है, और मिट्टी और वायुमंडल में पाए जाने वाले ये तत्व वापस पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम चलता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर मेनली क्या है, ये है ऊर्जा। तो इकोसिस्टम के अगर हम एलिमेंट्स देखें, या हम कहें कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक के अंतर्गत हम रखेंगे ये सारे के सारे बायोटिक, अपघटक भी रहेंगे, इसको हम बायोटिक या जैविक कहेंगे, ठीक है? ये रहेंगे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स। फिर यहाँ से जो मिट्टी मिलती है या जो सूर्य का प्रकाश मिलता है, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब रहेंगे अबायोटिक के अंतर्गत। ए बायोटिक, या हम कह सकते हैं ये क्या है, अजैविक। तो मेनली जैविक तथा अजैविक पदार्थों के मध्य चलने वाली इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, क्लियर? बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के घटक, कौन कौन से घटक मिलकर एक इकोसिस्टम की रचना करते हैं। तो इसके अंदर मेनली हम 2 शामिल करते हैं, अजैविक या भौतिक, यानी एबायोटिक एंड बायोटिक। अब इसको हम 3 अलग-अलग रूपों में कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सन एनर्जी नहीं मिलेगी तो पौधे भोजन नहीं बना सकते। तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर चलता रहे तो उसके लिए ऊर्जा जरूरी है। तो ऊर्जा यानी एनर्जी कंपोनेंट्स जो हमें सन से मिलेगी। फिर अजैविक, यानी इसके अंदर हम सॉइल को रखेंगे, सॉइल, वाटर, एयर, इनको रखेंगे। और जैविक, इसके अंतर्गत हम प्लांट्स, ट्रीज, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स और ह्यूमन, इन सबको शामिल करेंगे जैविक में। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश जो डायरेक्टली हमें सूर्य से मिलता है, सौरिक विकिरण जो डिफ्यूज एनर्जी होती है वो इनको शामिल करता है। भौतिक संगठन यानी जो फिजिकली जो कंपोनेंट्स है उसके अंतर्गत हम स्थल यानी हमारी लैंड, सॉइल, वाटर, विंड या एयर और उसके विभिन्न पक्षों को शामिल करते हैं। इसके अलावा जो जैविक समुदाय जो होता है वो इसमें शामिल करता है। ठीक है, जो जैविक समुदाय जो होता है, जैसे कि कोई जीव है या जो पौधा है, उसको अपने जीवन जीने के लिए कुछ भौतिक और जैविक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत उनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंतर्गत हम बांट सकते हैं। तो जैविक तत्व होते हैं जिसमें उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विभिन्न प्रकार के लिपिड कंपोनेंट्स की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, नाइट्रोजन की भी आवश्यकता है, हाइड्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भी आवश्यकता है। इसके अलावा लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट, इन सभी की आवश्यकता व्यक्ति को अपने जीवन के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से एक जो सिस्टम है इस प्रकार से चलता रहता है। तो अजैविक जो घटक होते हैं इनको हम कह सकते हैं कि जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, इनऑर्गिक इनऑर्गेनिक के अंतर्गत रखते हैं जो कह सकते हैं कि कार्बनिक नहीं है। जैसे कि अकार्बनिक पदार्थों के अंदर हम ऑक्सीजन को रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज लवण, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक है, यानी अकार्बनिक है। और कार्बनिक पदार्थ जिसे ऑर्गेनिक मैटर्स कहा जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर्स के। इसके अलावा जलवायु तत्व के अंदर सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, जलवाष्प, ये हो जाएंगे जलवायु के तत्व। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बायोटिक, अबायोटिक एंड एनर्जी तीनों मिलकर एक इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। जैविक संगठन के अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो जैविक संगठनों के अंतर्गत तो हम विभिन्न प्रकार के पौधों, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों और उनके मृत भागों को भी शामिल
करते हैं। इसको भी दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है स्वपोषित, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, यानी वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा या रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खुद बनाते हैं। यानी अपना भोजन जो खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषित, यानी अपने भोजन के लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम स्वपोषित की श्रेणी के अंतर्गत या ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत रखते हैं। इनको भी दो भागों में डिवाइड कर सकता है कि ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य का जो प्रकाश है उससे अपना भोजन बनाते हैं, और ऐसे जो रासायनिक संश्लेषण की जो प्रक्रिया जिसे केमोट्रॉफ्स कहा जाता है उसके माध्यम से ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ये अपना आहार का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो स्वपोषित पौधे होते हैं उनको हम एक तरीके से एक अलग भाग के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं परपोषित, जो दूसरों पर, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने आहार के लिए, अपने भोजन के लिए स्वपोषित पर निर्भर रहते हैं, ऑटोट्रॉफिक पर जो डिपेंडेंट रहते हैं। यानी पौधे स्वपोषित है और जो खरगोश है वह परपोषित है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, वो उस पौधे पर निर्भर है। इसके अलावा इन परपोषित को भी अलग अलग भागों में बांट दिया, जैसे कि मृतजीवी। ये जंतु ऐसे होते हैं जो मरे हुए पौधों और मरे हुए जीवों से निकलने वाले जो जैविक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, उसको वो ग्रहण करके जीवित करते हैं। परजीवी जो उसके सारे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कुछ होलोजेनिक होते हैं। तो साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि हम अलग अलग प्रकार से इसको बांट सकते हैं। अजैविक तत्वों की बात करें, ठीक है, तो अजैविक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आपके जो मृदा है, जल है, लवण है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस, इसको शामिल कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को शामिल कर सकते हैं, टेम्परेचर को शामिल कर सकते हैं, विंड को शामिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को शामिल कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में इसे डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रोड्यूसर्स होता है, प्रोड्यूसर्स से सीधा पता चलता है जो किसी न किसी सामग्री का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो हरी पत्ती वाले जो पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वह उत्पादक के रूप में गिने जाते हैं, और ये जैविक तथा अजैविक जो कंपोनेंट्स है उसके बीच में बिचौलिए के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। कैसे कि एक प्लांट है वो क्या करेगा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करेगा और प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन निर्माण करेगा, और अपनी जड़ से जो मिट्टी के अंदर जो अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं उसको ग्रहण करेगा। ठीक है, और जो दूसरे जंतुओं के लिए आहार प्रदान करता है। यानी एक हरा पौधा क्या है, एक प्रोड्यूसर की भूमिका में वो निर्माण करता है और दूसरों को भोजन प्रदान करता है। तो हरा पौधा क्या हो गया, एक प्रोड्यूसर हो गया। जैसे कि ये हरा पौधा मैंने बना दिया, ये प्रोड्यूसर है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मैं बना देता हूं कि कोई एक जानवर है जो इस प्रकार से इस पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, इस पौधे पर निर्भर है, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स भी अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मैंने मान लिया कि ये मैं मान लेता हूँ कि ये खरगोश जैसा बना देता है कि ये खरगोश, ठीक है, तो ये प्राइमरी रूप से यानी प्रथम रूप में पौधे को क्या खा रहा है, खरगोश खा रहा है। तो खरगोश क्या हो गया, फर्स्ट कंज्यूमर, पहला उपभोक्ता। ठीक है, पहला उपभोक्ता कौन सा हो गया, खरगोश। अब इस खरगोश को खाने वाला, अगर मान लीजिए कि खरगोश को खाने वाला यहाँ पर हो गया एक कुत्ता जो इस खरगोश को खा रहा है, तो वो क्या हो गया, दूसरा उपभोक्ता। तो कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से, और जो तृतीय श्रेणी के होते हैं वो इसको भी खाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स हो सकते हैं। लास्ट में जब ये मर जाएगा, जैसे कि खरगोश मर गया या पौधा मर गया या कुत्ता मर गया, तो इन सब को मिट्टी में मिलाने का जो काम करते हैं वो छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव करते हैं, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो मृत पौधों, जंतुओं और जैविक पदार्थों को सड़ाते हैं, गलाते हैं और उसे
नियोजित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी इस समय वो ये इनका खाना है तो अपना आहार ग्रहण करते हैं और जो जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था करता है, यानी जो जैविक तत्व मिट्टी से पौधों ने ग्रहण किए थे वो वापस मिट्टी को दे देते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया, जो कवक, जो फंगी होते हैं, जो जटिल पदार्थों को अलग करके उसे एक सामान्य सिंपल बनाने का काम करते हैं, जिस कारण ये जो तत्व होते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उन पौधों को प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होता है कि जितना भी, जैसे कि ये कुत्ता मर गया तो कुत्ते को मरने के बाद जो डिकम्पोजर है उसको क्या करेंगे, उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे और उसके छोटे छोटे से टुकड़े इतने करेंगे कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजर से वापस ये किस में पहुंच गए, सॉइल में पहुंच गए, और सॉइल से वापस किसने, प्लांट ने ग्रहण किया। प्लांट क्या है, वो प्राथमिक उत्पादक है, वो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर्स के लिए वो वापस क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सिस्टम लगातार चलता रहता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रकार के मुख्य रूप से घटक होते हैं जो ऊर्जा की उपस्थिति में कार्य करते हैं। और तीन प्रकार के हम कर सकते हैं, तीन प्रकार के घटक होते हैं। एक तो होता है जीवीय और एक होता है अजीवीय, बायोटिक कंपोनेंट्स, और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होगा प्रोड्यूसर जिसके अंदर होंगे हरे पौधे, एक होगा कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स में तीन प्रकार के, तीन प्रकार के किस प्रकार से होंगे कि एक तो हो गया खरगोश, ठीक है, या फिर एक हो गया चूहा, एक हो गया सांप और एक हो गया चील। ठीक है, चूहा किसको खाएगा, पौधे को खाएगा, उस चूहे को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा। तो इस प्रकार से उसकी स्टैंडर्ड हो गए, यानी कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट, कंज्यूमर ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड कंज्यूमर ऑफ द थर्ड ऑर्डर। इस प्रकार से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और उसके बाद होता है टॉप कार्निवोरस जो उच्च मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है अपघटनकर्ता। ठीक है, तो जीवीय घटकों के अंतर्गत हमने तीन को रख दिया जो जीवित श्रेणी में है। एक तो हो गया उत्पादक जो हरे पौधे हैं, दूसरा उपभोक्ता तो विभिन्न प्रकार के जीव और मनुष्य के साथ जो उपभोक्ता है हरे पौधों का, और तीसरा है अपघटनकर्ता जिसे डिकम्पोजर्स कहा जाता है। यहाँ पर स्लाइड में मैं दो भाग बता देता हूं कि हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स जो है वो कितने हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक यानी जैविक या जीवीय घटक, और अजीवीय यानी जैविक और अजैविक। अब जो जैविक है उस जैविक को हम तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर यानी आपका हरा पौधा। ठीक है, दूसरा जो है वो रहेगा उपभोक्ता जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर, जो इस हरे पौधों को खाएगा। ठीक है, कंज्यूमर। और थर्ड नंबर पर होगा डीकम्पोजर जो इनके मर जाने के बाद इसको डीकम्पोज करेगा, यानी अपघटन करता। तो उपभोक्ता, सॉरी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता, ये तो रहेंगे किसमें, बायोटिक के अंतर्गत। अबायोटिक के अंतर्गत यानी अजैव। ठीक है, अजैव या अबायोटिक उसको भी हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तीन भागों में किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, इसको मैं साफ कर लेता हूं अबायोटिक को। ठीक है, अबायोटिक या अजैविक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पहला क्या भाग हो सकता है, पहला भाग हो सकता है इनऑर्गेनिक। इन ORG लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, इनऑर्गेनिक पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। फिर है दूसरा है ऑर्गेनिक, और तीसरा है फिजिकल। तीसरा हो जाएगा फिजिकल। ठीक है,
तो फिजिकल को हमने तीन, अब इनऑर्गेनिक को हम देखते हैं। इनऑर्गेनिक को कहा जाता है अकार्बनिक, ठीक है। अकार्बनिक यानी जिसके अंदर कार्बन नहीं होता, जैसे कि हमारा जो जल है वो क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। जितने भी प्रकार के जो लवण है वो क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, यानी जितनी भी जो गैस है उन सारी गैसों को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये माउस से सही नहीं लिखा जा रहा है, ये गैस है, मैस ना पड़े, गैस, ठीक है। ये तो हो गए इनऑर्गेनिक, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक में क्या है, एक तो है हमारा प्रोटीन, ठीक है, पहला प्रोटीन। दूसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर है विभिन्न प्रकार के जो लिपिड्स जो पाए जाते हैं, जो हमारे खाने के मुख्य अंग है लिपिड्स। फिर हम बात करते हैं यूरिया। यूरिया जो है हमारी आवश्यकता रहती है, और ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस को भी यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ह्यूमस। फिर है फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल के अंतर्गत हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए लाइट, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, लाइट। फिर हमें टेम्परेचर यानी तापमान की आवश्यकता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो हमारी आवश्यकता है। फिर हमें विंड की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, ठीक है। ये जो है आपके फिजिकल। तो अबायोटिक को हम इस प्रकार से तीन भागों में बांट सकते हैं, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, ठीक है। और इसी प्रकार से तीन भागों में हमने बायोटिक को बांटा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो इस प्रकार से हमारे तीन तीन प्रकार के बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं एक इकोसिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। तो इकोसिस्टम इस प्रकार से चलता रहता है। इसको शॉर्ट में एक बार वापस समझा देता हूं। जैसे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य से हमें प्राप्त होती है ऊर्जा। इस ऊर्जा का प्रयोग करके हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र का जो मुख्य जो घटक है जिसे स्वपोषित पौधों के रूप में कहा जाता है, तो जो स्वपोषी होते हैं उन्हें हम उत्पादक के रूप से जानते हैं, वो प्रोड्यूसर से। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, पर्णहरिम की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, प्रकाश द्वारा यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे बनाता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है वो पौधे में एकत्रित होता रहता है, ठीक है। और इसी प्रकार से उसमें ऊर्जा का संचय होता रहता है, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, रिडक्शन होता है, और जल का उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वह जो पौधा है वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा को ग्रहण करता है, और जो प्राइमरी रूप से ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है। फिर आता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो वे सभी जीवधारी जो अपने भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब कंज्यूमर्स के अंतर्गत कुछ होते हैं शाकाहारी यानी हर्बीवोरियस होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस होते हैं, जो मांस को खाते हैं। और जो सभी प्रकार के उपभोक्ता शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं, उसको कहा जाता है आपका, कह सकते हैं कि वो हेटेरोट्रॉफिक के नाम से या परपोषी के नाम से उसे जाना जा सकता है। तो ये इस प्रकार से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता का अर्थ होता है कि वे सभी जीव जो डायरेक्टली शाकाहारी होते हैं और पौधे पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डे, चूहे, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता। फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की बात करें तो वे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए शाकाहारियों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के ज्यादातर क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जैसे कि जो टिड्डे होते हैं, टिड्डे को कौन खा जाता है, मेंढक खा जाते हैं, ठीक है। मछली जो होती है, जो शाकाहारी मछली होती है उसका सेवन कौन, मांसाहारी मछली कर लेती है। चूहे जो होते हैं उसको बिल्ली खा जाती है, हिरण को भेड़िया खा जाता है, ठीक है।
तो जो मेंढक है, ठीक है, तो मेंढक, मांसाहारी मछली, बिल्ली, भेड़िया, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आपके आएंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत। फिर बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर के अंतर्गत जो मांसाहारी जीव, ठीक है, वे मांसाहारी जीव जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खा जाते हैं। जैसे कि जो मेंढक होगा, मेंढक क्या है? मांसाहारी है लेकिन सांप खा जाता है। जो मछलियां हैं उसको चिड़िया खा जाती है। तो सांप और चिड़िया क्या हो गई? ये आपके थर्ड ऑर्डर के उपभोक्ता हो जाए। इसी प्रकार से कुछ उच्च मांसाहारी होती है, टॉप कार्निवोरस, जो क्या करते हैं? सभी श्रेणी के मांसाहारियों को खा जाते हैं। जैसे शेर, चीता, तो ये क्या है? सर्वभक्षी के रूप में। जैसे कि मनुष्य है वो भी क्या है? शाकाहारियों को भी खा सकता है और मांसाहारियों को भी खा सकता है, तो वो क्या है? सर्वभक्षी यानी ओमनिवोरस के रूप में जाना जाता है। और थर्ड नंबर पे आता है, वो आता है जिसे कहा जाता है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता, जिसे डिकम्पोजर्स कहा जाता है। अब डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जब कोई भी उत्पादक, चाहे वो पौधा हो या उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स हो, वो मर जाता है, तो मरने के बाद उस पौधे को सड़ाकर, गलाकर वापस मिट्टी में मिलाने का जो काम करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फंगस यानी जो कवक होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर समा इसको शामिल किया जाता है। यानी ये विभिन्न जो पौधों का जो सड़े गले जो भाग होते हैं, उनको वापस साफ कर दे। मतलब जैसे कि जब तक ये डिकम्पोज़र वर्क नहीं करेंगे, तो वातावरण में बहुत सारा प्रदूषण, जैसे कि कोई गाय या कोई जानवर सड़क के किनारे हमें पड़ा मिलता है, तो काफ़ी बदबू देखने को मिलती है। 4-5 दिनों के अंतर्गत देख लीजिए, वो बदबू एकदम समाप्त हो, जीव को पूरा वहाँ से खत्म कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी को क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो जो डिकम्पोज़र होते हैं, उनको प्रकृति का महत्व यानी स्कैवेंजर्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यानी वो प्रकृति को एकदम साफ-सुथरा करने का काम करता है। तो ये तो थे हमारे जैविक। फिर इसी प्रकार से अजैविक की बात करते हैं, तो अजैविक को हमने 3 भागों में बाँटा। एक हो गया कार्बनिक, एक अकार्बनिक और एक हो गया भौतिक भौतिक, ठीक है? अकार्बनिक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, विभिन्न प्रकार की गैसें O2 हो, चाहे NO2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे H2 हो, चाहे NH3 हो, तो विभिन्न प्रकार की गैसें और विभिन्न प्रकार के जो ये जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनको अकार्बनिक के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जिसे फैट कहते हैं, यूरिया, ह्यूमस, ये किसमें आएँगे? कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक के अंतर्गत आएँगे। और उसके बाद लास्ट जो बचते हैं वो है भौतिक घटक, जिसके अंतर्गत हम हवा, ताप, विद्युत इनको शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट है लगातार चलता रहता है, यानी इकोसिस्टम जो है इसी प्रकार से लगातार कार्य करता रहता है। ठीक है? तो इकोसिस्टम अभी कंप्लीट होता है। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो मेरे से प्रश्न